नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के बारे में कुछ तथ्यों को जानेंगे और उनसे आगे की प्रेरणा लेते हुए उनका समाकलन करते हुए चलेंगे। इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, ये देखना है। पहले इतिहास को किस तरह से देखा जा सकता है और उसमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम, प्रागैतिहासिक काल, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जिसके कोई प्रमाण नहीं है, ना ही इसके प्रमाण कभी पढ़े गए हैं। जब प्रमाण ही नहीं है तो पढ़े क्या जाएंगे। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसके लिखित प्रमाण हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है आज तक वो पढ़ी नहीं गई है, वो इसी काल में के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, ये पढ़े नहीं गए हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो इमेजिनरी है, यानी चित्रात्मक लिपि है जो पढ़ी नहीं जा सकती। इसके अंतर्गत आती है तीसरा, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जिसके लिखित प्रमाण हैं और जिन्हें पढ़ा जा सकता है, जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं और जिनका आज हम अध्ययन करते हैं, वो इसी काल के अंतर्गत आएंगे। प्रागैतिहासिक काल को भी हम तीन भागों में बांटेंगे, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जिसमें पुरापाषाण काल में हम ओल्ड स्टोन एज के बारे में पता करेंगे, जिसमें मानव का अभी विकास हुआ है, वो भी जिसके टाइम पीरियड है 30,000 BC से 10,000 BC तक। इसमें मानव को जो इस टाइम जो पीरियड है उसे पुरापाषाण कालीन कहा जाएगा। फिर आता है मध्यपाषाण काल, मिडिल स्टोन एज, जो 10,000 BC से 4,000 BC तक अपना टाइम पीरियड नियमित करेगा। फिर इसके बाद आता है नवपाषाण काल, न्यू स्टोन एज, जो 4,000 BC से 2500 BC तक इसका कार्यकाल रहेगा। इसी के आगे देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल, जो दूसरा है हमारा, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 BC से 1500 BC या 1750 BC, जो एनसीईआरटी आंकड़े हैं वो 1750 BC के बताते हैं। आप इसी को नोट करना। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जिसमें हम पढ़ने का काम करेंगे उसमें ये है, जो प्राचीन इतिहास का टाइम पीरियड देखते हैं पहले 600 BC से 712 ईस्वी तक। जो प्राचीन काल का इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास है, उसका काल ये है 600 BC से 712 AD यानी ईस्वी। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास को 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक पढ़ने का काम करेंगे। इसके बाद आता है आधुनिक इतिहास, जो 1707 के बाद जो अब तक या 1947 तक जो घटित घटनाएं हैं उनके बारे में हम आधुनिक इतिहास में पढ़ने का काम करेंगे। प्राचीन इतिहास जो 600 BC से 712 BC, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ने का काम करेंगे पाषाण काल, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, उत्तर भारत का इतिहास, पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पूर्व मध्यकालीन इतिहास जो हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में पढ़ने का काम करेंगे। इसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, सल्तनत काल जो 1206 से 1526 तक। इसके पश्चात पढ़ेंगे हम मुगल काल, जो 1526 से 1857 तक। इसके मुगल काल के जो आखिरी वो थे बहादुर शाह जफर। आधुनिक काल में हम क्या पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य, धार्मिक और सूफी आंदोलन, विदेशी शक्तियों का आगमन, 1857 की क्रांति। इसके पश्चात है सामाजिक आंदोलन, ब्रिटिश गवर्नर और आज़ादी के लिए संघर्ष।
इसमें हम पढ़ने का काम करेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास का जनक हेरोडोटस इसके हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। हेरोडोटस की बुक हिस्टोरिका, जिसमें हमें पता चलता है इतिहास के बारे में कि हम इतिहास को किस तरह से संकलन कर सकते हैं पुस्तकों में, वो सर्वप्रथम हिस्टोरिका से ही प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल में हमें कोई ऐसी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है जिसके बारे में हम उस टाइम के मानव के बारे में जानकारी उपलब्ध करा पाएँ। जिसमें मानव जीवन का अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। इसका सभ्य मतलब वो इस तरह से विकसित नहीं हुआ था कि वो कुछ कर सकता था या फिर अपने द्वारा कोई छाप छोड़ सकता है या अपने द्वारा किसी शिलालेखों का वर्णन कर सकता है अपने बारे में। उस काल का कोई ऐसा प्रमाणित तथ्य नहीं है। इस काल को हम 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, जो अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल, जो 10,000 से 4,000 बीसी ईसा पूर्व तक है। और नवपाषाण काल, जो 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक है। पुरापाषाण काल के बारे में बात करेंगे, जो आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इसमें आग की खोज, पुरापाषाण काल के जो मुख्य घटनाएं हैं, इसमें मानव ने आग की खोज कर ली थी और इसमें मानव इतना विकसित हो गया था कि अब वो भोजन पकाकर खाने लगा। गुफाओं में रहने के कारण वो उजाले में रहा करता है। अब इसमें खाने को पकाकर खाने लगा। इस काल की 2 ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। होमो सेपियंस, यानी मानव का उदय। इसका मतलब होमो सेपियंस इसका वैज्ञानिक नाम है, मानव का वैज्ञानिक नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। आगे देखते हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल भीमबेटका, रायसेन मध्य प्रदेश से अनेक प्रकार का चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका गुफा जो है, जो मध्य प्रदेश में है, उसमें हमें मानव द्वारा निर्मित जो नवपाषाण काल में, जो पुरापाषाण काल में उसने जो चित्रित बनाई है, अपने द्वारा लिपि तैयार करी है, वो हमें भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुई हैं, जिसके खोजकर्ता हैं वीएस वाणकर। क्या दिख रहा है इसे? एक मिनट। इसके जो खोजकर्ता हैं वीएस वाणकर हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 में भारत पल्लवरम में हरे रंग पुरापाषाण कालीन औजारों की खोजी की। मतलब जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, उन्होंने 1863 में भारत के पल्लवरम में औजारों की खोज की। उन्हीं के द्वारा पता चला कि मानव पहले पत्थरों के औजारों का प्रयोग करके शिकार करता था। उन्हीं से पता चला कि जो मानव था, पत्थरों का प्रयोग करके उनसे पत्थरों मारकर औजारों का प्रयोग बनाया, जिससे वो अपने शिकार की मदद मिली उससे। इस काल में निर्मित मातृ देवी की मूर्ति जो प्रयागराज से प्राप्त हुई है, जो कि शिल्पकला की एक अद्भुत उदाहरण है। इस काल में मानव, अगर हम देखें तो, कि उस काल में मानव मूर्ति भी बनाना सीख गया था और वो जानवरों का अच्छी तरह से शिकार कर सकता है। अब वो इसमें मूर्ति की जो शिल्पकला है, जो शिल्पकला की अद्भुत जो उदाहरण है, जिसमें मातृ देवी की मूर्ति बनाई है उसने, जो हमें प्रयागराज जो पूर्व में इलाहाबाद था, उससे प्राप्त हुई हैं। आगे देखिए। इस काल में मानव चित्रकला करने भी लगा था, जिसके उदाहरण हमें भीमबेटका, जो पीछे पड़ चुके हैं, भीमबेटका गुफाओं से प्राप्त हैं, जिसके खोजकर्ता वीएस वाणकर हैं। मध्य पाषाण काल, जो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के बहुत छोटे औजार, माइक्रोलिथ मतलब जो पत्थरों को छोटे रूप में काटकर बनाया जाए, पत्थरों का छोटा रूप।
पत्थरों का छोटा रूप। जिस प्रकार वो अब पत्थरों जिससे वो शिकार कर दूरी से शिकार कर सकता था और जानवरों से उनसे कोई हानि नहीं हो सकती थी। पहले वो जानवरों को छोटे छोटे भालों से या फिर एक प्रकार के भालों से उसके पास जाकर ही शिकार कर पाता था। अब वो छोटे अब पत्थरों को और घिसकर उसने और शानदार बना लिया, जिससे वो तीर कमान के तौर पर अब जानवरों का शिकार कर सकता है। और ये जो माइक्रोलिथ औजार बनाए थे उसने, यही जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण बने, जिससे अब मानव के जो शिकार करने जाता था तो बहुत से जानवरों द्वारा उसका शिकार स्वयं हो जाता था, जिससे वो दूर से शिकार करने के कारण स्वयं को बचा सकता था और अच्छे भोजन की उपलब्धता पा सकता था। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के बहुत छोटे औजार यानी माइक्रोलिथ उपयोग में लाए जाने लगे। अस्थियां एवं सींग के निर्मित उपकरण भी इस काल से प्राप्त हुए हैं। मतलब वो जानवरों के मृत शरीर के जो अवशेष बचते हैं उनके द्वारा जो सींग थे उनसे वो उपकरण बनाता था, जैसे कंगा या कंगी टाइप के, जो हमें प्राचीन काल के स्थानों से निर्मित प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बंगौर नामक मध्य पाषाण कालिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मतलब उस टाइम में जो मध्य पाषाण कालीन जो मानव था उसमें अब मानव पशुपालन भी करने लगा था। पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पशुपालन की शुरुआती संकेत मिले हैं। मनुष्य के सामुदायिक जीवन की शुरुआत के संकेत मध्य पाषाण कालिक में ही मनुष्य के सामुदायिक जीवन के शुरुआत के, मतलब वो इस तरह से जीवन जीने लगा था कि वो अच्छा खाना और अच्छा रहन सहन, गुफाओं में रहना, पहले वो पेड़ों पर रहता था तो अब वो गुफाओं में रहने लगा है, जिससे जो मध्य पाषाण कालीन के शुरुआत से ही मध्य पाषाण कालीन के अंतिम चरण में उसके शुरुआत के संकेत प्राप्त हुए। फिर उसके बाद है नवपाषाण कालीन। नवपाषाण कालीन है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। इस काल में कृषि प्रारंभ नवपाषाण काल में मानव अब कृषि करने लगा है। जिसने सर्वप्रथम जौ और गेहूं की खेती उपजाई थी वो इसी काल में हुई थी। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं जौ उपजाए गए। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। जो हमें पता चला है कि जैसे इस काल में जो नवपाषाण कालीन था उसमें मानव खेती करने लगा है, गेहूं और जौ उपजाने लगा है, अपने लिए व्यवहारिक जीवन जीने का प्रारंभ हो चुका है इसमें नवपाषाण कालीन में। तो इसमें पता चलता है मेहरगढ़ के बलूचिस्तान से। इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इलाहाबाद के कोल्डी हवा से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसमें जो उसकी चावल की भुस्सी टाइप होती है वो हमें इलाहाबाद से प्राप्त हुई है। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर उपकरण और हथियारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण कालीन में मानव इतना विकसित हो चुका था अब कि वो पत्थरों को इस तरह से शार्प कर चुका था कि वो पत्थर से पत्थर रगड़कर पॉलिशदार बनाकर और उन्हें शार्प बनाकर उन जानवरों का शिकार करता था। अब वो और ज़्यादा सुरक्षित हो चुका था। इस काल में लोग स्थायी रूप से बसने लगे। पहले मानव जो प्राचीन मानव था वो शिकार करने के लिए कोसों कोसों दूर दूर तक जाता था। मतलब वो अपने शिकार के लिए उसके पीछे काफ़ी दूर तक जाता था पहले। लेकिन अब जिस तरह से उसका विकास होता जा रहा है, वो खेती करने लगा है, गेहूं उपजाने लगा है, जौ उपजाने लगा है और अपने लिए वस्त्रों का प्रयोग करने लगा है, जो आगे चले पता चलेगा अभी उसमें। तो वो अभी स्थायी रूप से एक जगह बसने लगा है। अब उसे इतनी आवश्यकता नहीं होती कि अब वो दूर दूर जाकर भोजन के लिए भटकना पड़े। जिसका प्रमाण हमें कश्मीर के दुर्भौम में मिले हैं। गवास से मिलता है। इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? दुर्भौम में मिले हैं गवास से। बुझौम में मालिक के रूप में राय के साक्ष्य पालतू कुत्ते को भी मालिक के राय के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मालिक के साथ
मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए, जहाँ जो हमें कश्मीर के दुर्गम बुझाव में प्राप्त हुए हैं। पटना के निकट चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डियों के उपकरण पाए गए हैं। जो हमें पता चला है कि मानव जो कुत्ते के साथ दफनाए गए हैं, वो उसके साक्ष्य हमें पटना के चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डियों के उपकरण पाए गए हैं। पहिए का आविष्कार नवपाषाणकालीन का एक महत्वपूर्ण घटना थी। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। जो कार्बन डेटिंग 14 के पद्धति के अनुसार जो डेट निकल के आई है, जो दक्षिण भारत के में नवपाषाणकालीन की तिथि वो 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निकाली गई है। नोट: नवीनतम खोजों के आधार पर देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। जो पहले मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे कृषि के, लेकिन अब नवीनतम खोजों के आधार पर वो संत नगर कबीर उत्तर प्रदेश से भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आया ताम्रपाषाणकालीन, जिसमें मानव तांबे का प्रयोग करता है। और अन्य बातों को ध्यान देखते हैं। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। इसे धातु युग भी बोल सकते हैं। सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग नवपाषाणकालीन में प्रारंभ हुआ। नवपाषाणकालीन के अंत तक प्रारंभ हो चुका था। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, उन्हें ताम्रपाषाणिक या कैलकात्मिक संस्कृति भी कहते हैं। जिन संस्कृतियों में तांबे का प्रयोग हुआ और पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग हुआ, उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाने लगा। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में आहार संस्कृति राजस्थान के प्रतिनिधि स्थल आहार का प्राचीनतम नाम ताम्रवती है। जो राजस्थान में आहार स्थल है, उसका जो प्राचीनतम नाम है वो ताम्रवती है। इसके आगे मालवा संस्कृति से संबंधित नवादोटली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। मालवा संस्कृति से संबंधित नवादोटली से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव तथा दैमाबाद जारवे संस्कृति के से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। इनामबाद और दैमाबाद में जारवे संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र से भारी मात्रा में कांसे की वस्तु मिली हैं। चित्रित मृतभांडों का उपयोग भी सर्वप्रथम ताम्रपाषाणकालीन में हुआ। मृतभांड जो नक्काशी जो गुफाओं में की जाती है, उसे मृतभांड बोला जाता है। महापाषाणिक संस्कृतियां। नवपाषाण की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उद्भव हुआ। जो महापाषाणी की जो संस्कृति है, ये महापाषाणिक संस्कृति, इसकी जो नवपाषाण काल जब समाप्त हुआ तो पश्चात दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुई, महापाषाणिक संस्कृति की शुरुआत हुई, जिसे मैथिलिक कल्चर का उदय हुआ। जो नवपाषाण काल की समाप्ति पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उद्भव हुआ। इनमें लोग मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। इसका जो दक्षिण भारत में जो मानव था, जो नवपाषाण काल के समाप्ति के जब समाप्ति हो रही थी, तो दक्षिण भारत में ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है उसका उद्भव हुआ। उसमें मानव के दक्षिण में बड़े बड़े पत्थरों द्वारा मृतकों के शवों को दफनाए, उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। जिसके साक्ष्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विभिन्न पुरातत्व जो स्थल हैं, उनमें इस प्रकार की समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। किस प्रकार के साक्ष्य? मृतकों को दफनाकर उस पर बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे।
इससे आगे देखते हैं, ये प्रपाषाण काली के औजार हैं। प्रपाषाण काली का औजार जो निम्नवत है, इसमें मानव पत्थर को पत्थर से काटकर औजार बनाता था, जिससे वो जानवरों का शिकार कर सके और अपनी सुरक्षा कर सके जानवरों से। इसके लिए उसे पत्थरों के औजारों की आवश्यकता हुई। ये मृत भांड हैं जो गुफाओं में निर्मित हैं। धन्यवाद। आज की क्लास इतना ही। आगे फिर मिलते हैं अगली क्लास तक। मंडी बंद करो।